हाय गाइस, मैं सब सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं लीगल स्टडी बाय सचिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो पार्ट है। और इस फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उसी फंडामेंटल राइट्स में एक मैटर आता है जिसे हम लोग जनरली आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जिसे हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। इसी 12 से 35 के बीच में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जिसे आप कह सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षक है। जैसे कि आपको बहुत सारी अधिकारें दी गई हैं, जैसे राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लिव एनीवेयर इन इंडिया है। ठीक है, तो आपको राइट टू लाइफ है, या फिर आपको जितनी भी तरह के राइट्स फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिए गए हैं, यदि आपके उन राइट्स को वायोलेट किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास क्या तरीके हैं, या फिर आप उस राइट को कैसे आप मतलब एग्जीक्यूट करवा सकते हो, इसको लेकर के जो बातें बताई गई है वो बातें बताई गई बच्चे आर्टिकल 32 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के बीच का ही एक हिस्सा है। तो इसे हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार जनरली उपचार से समझिए, उपचार का मतलब होता है रेमेडी। ठीक है, तो उपचार का मतलब होता है कि यदि आपको चोट लगा है, यदि आपको हर्ट हुआ है, तो फिर आपका जो इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे जनरली हम लोग उपचार बोलते हैं। ओके, तो फिर अगर आपको कोई हर्ट हुई है तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उपचार बोलते हैं। तो फिर आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि इसे उपचार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स जिसका वर्णन 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है, अगर इस पे आपका कोई हर्ट होता है, अगर आपके किसी राइट को इंजरी पहुंचाई जाती है, आपके किसी राइट को वायोलेट किया जाता है, तो फिर इसका इलाज के लिए इसके ट्रीटमेंट के रूप में आर्टिकल 32 को बताया गया है। अब आर्टिकल 32 क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फिलहाल आप यूँ समझिए कि आर्टिकल 32 बात करता है रीट्स का। किसके बारे में बात करता है, रीट्स। इसे हिंदी में हम लोग याचिका के नाम से भी जानते हैं। देखिए, रीट्स जो जारी होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, हालांकि हम जीरो से बात करेंगे। फिलहाल आप यूँ समझिए कि रीट्स दो ही, भारत के सिर्फ दो कोर्ट जारी कर सकते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट तो रीट जारी कर ही सकता है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों न्यायालय के पास, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रीट इशू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। और अगर आप हाई कोर्ट की बात करोगे तो हाई कोर्ट के भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल दूसरा है। ठीक है, उसके लिए दूसरे आर्टिकल की बात है, इसके लेकर के हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं आर्टिकल 32 की, और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स दिए गए हैं रीट जारी करने के, इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि रीट आम आदमी, एक पब्लिक पर्सन के लिए क्यों जरूरी हो जाता है, रीट्स का क्या इंपोर्टेंस हो जाता है, मतलब इंपोर्टेंस ऑफ रीट जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ फिर बात करेंगे बच्चे कि रीट्स जो जरूरी तो है, तो फिर रीट्स को इशू कब किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, और रीट्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कुछ एक बातों को लेकर के हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि बेसिक्स ऑफ रीट्स हम लोग समझने वाले हैं कि रीट्स का बेसिक क्या होता है, रीट्स होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रीट्स, रीट्स कितने टाइप के होते हैं। दूसरी बात होगा कि इसका क्या यूजेस है, इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, फिर कौन इशू कर सकता है इसको, हु कैन इशू इट। ठीक है, इस तरह के कुछ एक सवालों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है, यहाँ से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल बच्चे 32 है, ये आर्टिकल 32 ऐसा है, ये बताता है कि अगर आपको आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति के किसी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक आम आदमी के पास, कोई भी जो पब्लिक है, देश का जो सिटीजन है, उसके पास क्या राइट्स रह जाते हैं, उसके पास तो सिर्फ कोर्ट का दरवाजा ही रह जाता है ना, कि वो सिर्फ कोर्ट जा सकता है। तो वो जो कोर्ट जाएगा ना, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, और आप कोर्ट से क्या कहोगे कि सर देखिए मेरा फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है, इसको लेकर के आप आवश्यक जो भी उचित रीट होगा उस रीट को जारी कीजिए। रीट जारी करने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से वहां से एक लेटर जारी होता है, जो कि संबंधित आपका जो अथॉरिटी है उसे उस काम को करने के लिए कहा जाता है। वो जिस तरह का रीट के कुछ एक टाइप्स है, वहां से आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह के रेट हो सकते हैं। ठीक है,
तो आर्टिकल 32 मेनली की दो तरह की चीजों को बात करता है। सबसे पहला जो बात करता है बच्चे कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया जाता है तो इसको लेकर के रीट जारी किया जा सकता है, याचिका दायर किया जा सकता है। और इसका दूसरा वाला जो पॉइंट है ये क्या बताता है, ये बताता है कि रीट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। दूसरा वाला जो आर्टिकल 32 में जो आप इसके दूसरे भाग के रूप में समझिए, तो पहला भाग ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रीट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही बात करने वाले हैं। हाई कोर्ट जो भी जारी कर सकता है उसके लिए आर्टिकल अलग है, आर्टिकल 226। ओके, तो आज 32 की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है। ओके, तो 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और इसमें एक और बात बताया गया है कि रीट्स कितने टाइप के होंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, अब देखिए रीट होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि रीट होता क्या है। तो रीट के बारे में अभी हमने आपको थोड़ा सा तो आइडिया दिया, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रीट होता क्या है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चे याचिका। हिंदी में इसे बोला जाता है याचिका दायर करना। ओके, याचिका जारी करना। ये पावर आर्टिकल 32 की अगर बात करोगे तो ये रीट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अगर आर्टिकल 226 की बात करोगे तो इसको लेकर के जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट। ओके, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोई सेशन कोर्ट रीट जारी कर सकता है। देखिए अभी तक का जो सेशन कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं समझिएगा, तो अभी तक की जो स्थितियां हैं, वर्तमान जो नियम कानून है इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहेगा बच्चे, अगर पार्लियामेंट चाहता है तो ये लॉ बना करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो सेशन कोर्ट होते हैं या फिर जो लोअर कोर्ट्स होते हैं इनको भी पावर दे सकता है। ये छूट किसको दे रखा गया है, पार्लियामेंट के हाथों में। ठीक है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना करके इस तरह के चीजों में सुधार ला सकता है। क्या सुधार ला सकता है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों को भी पावर दे सकता है कि वो रीट जारी करे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रीट जारी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जारी करेगा तो उसके लिए आर्टिकल 226, और अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो उसके लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के लिए 226। क्लियर होगी ये बातें। ठीक है, रीट कौन जारी कर सकता है ये भी बातें क्लियर हो गई। अब रीट होता क्या है, तो देखिए अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को कर्टाइल करता है तो आप अपने फंडामेंटल राइट को इशू कराने के लिए, लागू कराने के लिए जो आप कंप्लेन करते हैं उस कंप्लेन के सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालता है वो रीट के नाम से जाना जाता है। जनरली ये रीट 5 टाइप के होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रीट की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये जनरली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है बच्चे उससे हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस सबसे पहला जो रीट होता है बच्चे उसे क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। इसे हिंदी में बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में समझते चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे हैबियस कॉर्पस जो रीट है, हैबियस कॉर्पस जो रीट है जिसे हम लोग हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है विद द बॉडी। इसका अगर आप मतलब की बात कीजिएगा तो विद द बॉडी। साथ ही साथ आपको ये बात बताते चलें कि हैबियस कॉर्पस कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये कोई इंग्लिश नाम नहीं है। हिंदी नाम जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसका इंग्लिश नाम हैबियस कॉर्पस नहीं है, ये सिर्फ एक लैटिन नाम है। ये एक बच्चे लैटिन नाम है। ठीक है, ये एक लैटिन नाम है, ये कोई इंग्लिश नाम नहीं है। ओके, तो हैबियस कॉर्पस का बच्चे मतलब होता है विद द बॉडी, यानी कि बॉडी के साथ। अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को इलीगल वे से डिटेन किया जाता है। अब आप कहोगे कि इलीगल तरीके से सर डिटेनमेंट क्या होता है। जैसे कि अगर हम आपको किडनैप कर लेते हैं तो क्या वो लीगल होगा। अगर आपको हम अपने घर बुलाते हैं कि बच्चे आइए आज से क्लास 3 बजे से है, और जब छुट्टी का वक्त आया तो सारे बच्चों को जाने दिया और हमने आपको पकड़ करके रख लिया, तो क्या वो लीगल डिटेंशन है, नहीं है ना। तो फिर आपके जो घर वाले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे देखिए, अब उनको पता होगा कि उनका बच्चा कहाँ है, तब भी नहीं पता होगा तब भी वो कहेंगे देखिए हमारे बच्चे को किसी ने इलीगली तरीके से डिटेन कर लिया है। तो संबंधित सरकार या फिर संबंधित जो भी अथॉरिटी है उसे सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके कहेगा, हैबियस कॉर्पस जारी करेगा कि व्यक्ति को विद द बॉडी लाइए, मतलब सशरीर उसे उपस्थित हमारे सामने कराया जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे तरह की चीजें, जैसे डिटेन जो होता है, किसी को डिटेन किया जाता है या फिर किसी को जो इलीगल तरीके से जो इम्प्रिजमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा सबसे ज्यादा इसका उपयोग तो दुरुपयोग तो पुलिस ही करती है। ठीक है, तो किसी को जबरदस्ती जेल भेज देना या फिर किसी को जबरदस्ती डिटेन करना या फिर किडनैपिंग करना, ये सारे मैटर किसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चे, हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत। अगर ऐसा होता है तो ये आपके स्वतंत्र जीवन
के अधिकार के खिलाफ है। मतलब अगर आप अपने घर पे होते हो तो आपको जैसा मर्जी वैसा कपड़ा पहनते हो, आपको जैसा मर्जी वैसा खाना खाते हो, आपका जैसा मर्जी वैसा काम करते हो। लेकिन अगर आप किसी के इलीगल डिटेन में चले जाते हो तो आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाओगे, आप अपनी मर्जी से सो नहीं पाओगे, अपनी मर्जी के खाना को नहीं खा पाओगे, अपनी मर्जी के लोगों से बात तक नहीं कर पाओगे। तो इससे वाला तो इसमें क्या होता है बच्चे कि आप अपने जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, आपका जो फ्रीडम है वो फ्रीडम आपका खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। स्वतंत्र जीवन जीने का जो अधिकार है आपका वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इलीगल डिटेनमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टाइल करता है। और जैसे ही फंडामेंटल राइट्स को कर्टाइल करेगा तो रिट जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अगर याचिका दायर की जाती है तो उसको लेकर के हैबियस कॉर्पस रिट को जारी किया जाएगा। इसका मतलब होता है विद द बॉडी। अब यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो एक परसेप्शन बना हुआ है, जो गलत धारणा लोगों के मन में बन गया है कि सर ये वही बात हुई ना कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो 24 आवर्स के अंदर वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित कराता है, ठीक है। आप लोग के दिमाग में भी शायद ये मिसपरसेप्शन बना होगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 आवर्स के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे फिर उपस्थित कराती है, ऐसा आप लोगों को पता है। तो क्या सर यही तो हेबियस कॉर्पस होना? नहीं बच्चे, ये हेबियस कॉर्पस नहीं है। हमने क्या कहा, हेबियस कॉर्पस में जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि विद द बॉडी व्यक्ति को उपस्थित कीजिए मेरे सामने, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करेगा तो हाई कोर्ट। अब मान लीजिए कि बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, मान लेते हैं बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, ओके, कोई डिस्ट्रिक्ट के बच्चे समस्तीपुर। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा तो ये क्या करेगा, आप इनके डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके सामने क्या करेंगे, उस व्यक्ति को उपस्थित करेंगे। तो अब बताइए क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट है? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट है? नहीं है ना। तो फिर ये रिट कैसे हो सकता है? वो अलग चीज है। वो आपका जो आर्टिकल 21 अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि आपके पास इस तरह के अधिकार है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के अंदर आपको फिर मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने आपको उपस्थित कराया जाएगा। वो आपका आर्टिकल 21 का मसला है। ये हैबियस कॉर्पस इसका लेना देना नहीं। हैबियस कॉर्पस क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति का इलीगल डिटेन कर लिया गया है, इलीगल तरीके से इम्प्रिजमेंट कर दिया गया है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप रिट इशू करवा सकते हो कोर्ट में अपील करके। और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है, वो अपने पावर का प्रयोग करते हुए संबंधित अथॉरिटी को यह आदेश देगा कि आप विद द बॉडी इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश कीजिए। तो ये होता है बच्चे, क्या होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस का बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला ये है कि देखिए, एक बार आपको ऐसा बताते चले, आपको एक केस था बच्चे, हैबियस कॉर्पस का एक बच्चे काफी फेमस केस था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं बच्चे, देश की कुल 9 हाईकोर्ट ने, देश के कुल 9 हाईकोर्ट ऐसे थे, जब आपको पता होगा कि देश में एक समय ऐसा भी आया था बच्चे कि मतलब इमरजेंसी लगने की जब स्थिति आई थी, देश में काफी ज्यादा जब मूवमेंट्स हो रहे थे, सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा जब आक्रोश हो रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जेल कर दिया था। तो इसके मामले में जब सुनवाई कराई गई तो फिर 9 हाईकोर्ट, देश के 9 हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि कुछ लोग थे जिनका डिटेनमेंट जो है वो इलीगल है, और इलीगल होने की वजह से आप इन सभी लोगों को अभी के अभी छोड़िए, ठीक है। उन्होंने क्या जारी कर दिया, हैबियस कॉर्पस रिट के तहत उन्होंने कहा कि भाई सारे लोगों को छोड़िए, ये लीगल डिटेनमेंट है। यही मैटर फिर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बच्चे सरकार का ऐसा दबदबा था, सरकार का ऐसा पकड़ था कि देश के 9 हाईकोर्ट जिन्होंने सबने मिलकर कहा था कि डिटेनमेंट जो है ये इलीगल डिटेनमेंट है, इसे खारिज कर दिया। इसे क्या किया बच्चे, इसे खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सबका डिटेंशन जो है वो लीगल है। तो हैबियस कॉर्पस से संबंधित ये काफी बड़ा केस जो है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था, इसके लिए हमने आपसे बता दिया। तो हैबियस कॉर्पस के बारे में आपने समझ लिया। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला रिट भी है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला रिट कौन सा है, तो वो भी हैबियस कॉर्पस ही होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिट की बच्चे। तो नेक्स्ट रिट जो है अपना वो है मैंडामस। मैंडामस, ओके, ये हम बात कर रहे हैं वो अपने रिट संख्या 2 की। ओके, तो मैंडामस क्या होता है, मैंडामस को हिंदी में बोलते हैं बच्चे परमादेश। परमादेश मतलब, इसका मतलब भी बहुत सिंपल है बच्चे। इसका मतलब बस इतना है कि कोई भी अथॉरिटी है, जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, ओके, तो ए नाम का संस्था का ये काम था कि वो एक्स किसी काम को करे, मतलब एक्स कोई काम है और ये कोई संस्था है, तो इस संस्था का ये ड्यूटी बनता था कि वो एक्स काम को करे, ठीक है।
लेकिन ये जो संस्था है ये एक्स काम को कर ही नहीं रहा है। इसका ड्यूटी है एक्स को करना, लेकिन ये जो है ये कर ही नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति के अपने ड्यूटी के नहीं करने की वजह से आपके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर कोर्ट जाओगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी करने की शक्तियां दी गई है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पावर का प्रयोग करते हुए मैंडामस नामक रिट जारी करेगा, परमादेश रिट जारी करेगा। और इस रिट में क्या होता है, इस रिट में कहेगा संबंधित अथॉरिटी को कि आपका ये ड्यूटी है, आप बिल्कुल ये ड्यूटी पूरा कीजिए। और अगर कोर्ट के कहने के बाद भी ड्यूटी पूरा ना करे तब क्या होगा, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला चलेगा बच्चे, ठीक है। तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला चलेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद इसके आगे अगर बात की जाए बच्चे, तो परमादेश आपने अभी समझ लिया। परमादेश क्या होता है कि संबंधित अथॉरिटी अगर अपने ड्यूटी को ईमानदारी तरीके से नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है। जहां भी आप जाओगे वहां से जो रिट जारी होगा उसका नाम होगा क्या, मैंडामस। मैंडामस क्या कहेगा, मैंडामस के तहत क्या कहा जाएगा कि भाई देखो आपका जो ड्यूटी है आप अपना ड्यूटी पूरा क्यों नहीं कर रहे, ड्यूटी पूरा करो। और अगर कोर्ट के बात को भी नहीं मानेगा तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसका एग्जाम्पल बता दो, थोड़ा सा समझ नहीं आया। तो देखिए इसका मैंडामस का सिंपल एग्जांपल है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोरोना का जब स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कहा था, आपको याद है ये चीज़, हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सरकार ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि देखो दिल्ली गवर्नमेंट जो है इनके पास है ऑक्सीजन की कमी, ओके। इनके आपको पता है ऑक्सीजन क्राइसिस जो हमारे कंट्री में कुछ दिन पहले काफ़ी चल रहा था, इस क्राइसिस के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ऑक्सीजन का क्राइसिस है, ओके बच्चे, ऑक्सीजन का क्राइसिस है। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास ऑक्सीजन का क्राइसिस है तो ये ड्यूटी तो बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसे पूरा कराया जाए, ठीक है। लेकिन कमी थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था बच्चे, वही जिस आदेश की बात के बारे में भी हमने आपसे बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली गवर्नमेंट को ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो ठीक है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि आप ऑक्सीजन का प्रोवाइड कराइए, इंतजाम कीजिए दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन आपने तो ये कहा था कि रिट तब जारी होता है जब किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो। अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास ऑक्सीजन नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं कराया, इससे किसका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो गया बच्चे, फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं हुआ। आपका आर्टिकल 21 के तहत आपको क्या है, राइट टू लाइफ मिला है ना। और वो जो राइट टू लाइफ है क्या वो स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है ना। और लाखों लोगों की जिंदगियां ऑक्सीजन की वजह से फंसी हुई थी, उनको जिंदा रहने का अधिकार है, स्वस्थ जिंदा रहने का अधिकार है। और उनके स्वस्थ तरीके से जिंदा रहने में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और इसका जिम्मेवार कौन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हुआ कि नहीं फंडामेंटल राइट का वायोलेशन, तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन था। और इसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मैंडामस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि भाई आप जो है जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया। सेकंड वाला जो हमारा रीड था परमादेश, परमादेश क्या होता है कि जब कोई संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट जिसपे रिट जारी किया जा सकता है, अगर वो अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा नहीं कर रहा है, अगर ड्यूटी को ठीक से पूरा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो रिट जारी, अगर ड्यूटी पूरा नहीं किया जा रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में जो रिट जारी हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, मैंडामस। ओके, पहला क्या था, पहला था हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या था बच्चे, हैबियस कॉर्पस में था बच्चे कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराया जाता है कोर्ट के सामने। आपका किडनैपिंग हो गया, आपका एब्डक्शन हो गया, और ठीक है आपको डिटेन कर लिया गया, आपको जबरदस्ती जेल इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, तो इन सारे चीजों के खिलाफ आपको जो राइट मिलता है वो हैबियस कॉर्पस रिट के रूप में मिलता है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा यूज में आने वाला राइट भी है। ओके, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। तीसरा है बच्चे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन। तीसरा जो बच्चे हमारा रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन, और तीसरा चौथा को मैं साथ में ही बच्चे लिख देता हूँ। तीसरे का चौथे का नाम है शेट्स्यूडोरी। मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, आपको ऑलरेडी इस तरह की चीजों का नाम पता होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे हो तो डेफिनेटली आपको ये नाम पते होंगे, और अगर नहीं है तो होने चाहिए। ओके,
तो बच्चे और तीसरा वाला जो हमारा रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन, और चौथा जो हमारा रिट है उसका नाम है सर्सियोटरी। सर्सियोटरी को हिंदी में बोलते हैं बच्चे उत्प्रेषण। मैं ये भी लिख देता हूं, कई बार हिंदी नाम से कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इसलिए मैं ये भी लिख देता हूं। और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। ओके, तो प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध और सर्सियोटरी मतलब उत्प्रेषण। ये दो तरह के मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहली बात, इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मना करना। क्या होता है बच्चे? मना करना, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब समझते हो? प्रोहिबिट मतलब मना करना। ओके, तो सबसे पहले यूं समझिए कि प्रोहिबिशन और सर्सियोटरी ये जो दोनों रीट है, दोनों रीट के द्वारा अगर, अब देखो रीट कौन जारी कर सकता है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, हाई कोर्ट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जारी करने के लिए मामला आर्टिकल 226 का है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करने के लिए मामला 32 का है। आज की इस वीडियो का उद्देश्य आर्टिकल 32 है, तो मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही बात कर रहा हूँ। बीच में ये मत कहना कि सर हाई कोर्ट भी तो जारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हाईकोर्ट की मैं थोड़ी देर के लिए साइड करता हूँ। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जब भी कोई भी चीज पे मना करना होगा, किसी भी बात के लिए मना करना होगा, तो वो किस रेट को जारी करेगा? या तो प्रोहिबिशन या तो सर्सियोटरी, क्योंकि दोनों का मतलब होता है, एक का मतलब होता है प्रतिषेध, एक का मतलब होता है उत्प्रेषण, और दोनों का जो कॉमन मीनिंग होता है वो होता है प्रोहिबिट, यानी कि मना करना। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट किन बातों के लिए मना करना चाहेगा तब ये रूट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट किन बातों को प्रोहिबिट करने के लिए इस तरह के रिट को जारी कर सकता है, और कब प्रोहिबिशन जारी किया जाता है और कब सर्सियोटरी जारी किया जाता है। तो इसको समझने के लिए बच्चे आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए, सबसे पहली जो बेसिक बातें हैं कि प्रोहिबिशन, अब हमने आपसे मैंडामस जब पढ़ाया था तब आपसे क्या बताया था कि मैंडामस जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ इशू किया जा सकता है। एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक रिलेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि अपने ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है और इसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, तो इसके ड्यूटी को ठीक से कराने के लिए किसी के भी खिलाफ मैंडामस जारी किया जा सकता है। लेकिन प्रोहिबिशन और सर्सियोटरी ये दोनों रिट ऐसे हैं जो कि सिर्फ जुडिशियल बॉडी पे ही जारी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जुडिशियरी, अभी आप कह रहे हैं जुडिशियरी ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, प्रोहिबिशन, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन से रिट सिर्फ जुडिशियरी या सिर्फ कोर्ट की न्यायालय के लिए ही जारी किया जा सकता है। तो प्रोहिबिशन और सर्सियोटरी ये दो रिट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के लिए ही होते हैं, कोर्ट वगैरह के लिए ही होते हैं। अब कोर्ट मतलब सिर्फ वही कोर्ट नहीं जिसके बारे में लोग जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ एक होते हैं, जैसे कि कैट का नाम सुना है आपने? कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एक मतलब ये कंप्लीटली न्यायिक तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी न्यायालय से संबंधित कुछ मसलों पे ये लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जितने भी जगह हैं जहाँ पे न्यायालय जैसा काम होता है, सिर्फ उन्हीं न्यायिक जो संस्थाएं हैं जिसे हम लोग न्यायालय कहते हैं, तो जितनी भी न्यायिक संस्थाएं हैं, जितनी भी जुडिशियल जो अथॉरिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ प्रोहिबिशन और सर्सियोटरी को जारी किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से मतलब को समझिएगा कि प्रोहिबिशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है और सर्सियोटरी का मतलब क्या हो सकता है, और दोनों का मतलब चूंकि मना करना ही है तो दो अलग अलग बातें क्यों हैं और ये कोर्ट पे जारी होता है तो किस प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा हाई कोर्ट है वो है पटना हाई कोर्ट। ओके बच्चे, पटना हाई कोर्ट, ठीक है, ये हमारा पटना हाई कोर्ट। और मैं बात कर लेता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ। ओके, ये दो कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, पटना हाई कोर्ट और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आपको अभी समझना क्या है बच्चे? दोनों, प्रोहिबिशन के बारे में समझना है और सर्सियोटरी के बारे में समझना है, तो ध्यान से समझिए। अब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई व्यक्ति है ए नाम का, इसके खिलाफ केस चल रहा था, ठीक है, इसके खिलाफ केस चल रहा था और इस केस का डिसीजन होता है, और इस डिसीजन में बच्चे इस ए नाम के व्यक्ति को 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट मिलता है। ओके, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति को 10 साल का सजा मिलता है बच्चे। इस केस में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट केस में इसकी सुनवाई होती है। जब सुनवाई हो जाती है तब इस ए नाम के व्यक्ति को पता चलता है कि अरे, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस मसले में हमें फैसला सुना दिया 10 वर्ष का, ये इसके क्षेत्र का था ही नहीं। ध्यान से समझिएगा, परमादेश का बिल्कुल उल्टा है ये। सर्सियोटरी और प्रोहिबिशन जो है वो मैंडामस का बिल्कुल उल्टा है। मैंडामस में क्या था कि कोई कुछ काम नहीं कर रहा है
तब आप उसको आदेश दीजिए कि भाई अपना काम करो। और प्रोहिबिशन और सब्सिडी में क्या है कि कोई अपने काम को अपने क्षेत्र से निकल करके कर रहा है, जितना उसका लिमिट है उस लिमिट से बाहर जाकर के काम कर रहा है। अगर उसका लिमिट यहाँ तक का था, ये था, ये था, ये था, और ये वाला इसका लिमिट का नहीं था, ये वाला इसका लिमिट का नहीं था, लेकिन फिर भी ये काम भी कर रहा है, तो प्रोहिबिशन या सरसरी रिट जारी किया जाता है कि भाई ये काम मत करो, ये तुम्हारा काम थोड़ी है, ये तुम क्यों कर रहे हो। जैसे कि ए नाम के व्यक्ति को 10 वर्ष का फैसला सुना दिया गया, बाद में ए नाम के व्यक्ति को पता चला अरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो ये पावर ही नहीं था कि वो इस मैटर पे, इस केस पे सुनवाई करके हमको फैसला सुनाए, लेकिन इसने तो 10 वर्ष का सजा सुना दिया हमको। अब क्या करेंगे, अब हम चले गए हाई कोर्ट, और संजोग से हमारा जो हाई कोर्ट है उसका नाम है पटना हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, या तो प्रोहिबिशन या फिर सरसरी। अब कब प्रोहिबिशन जारी होगा और कब सरसरी जारी होगा, इसके बारे में भी हम अभी आपसे बताने वाले हैं। अभी यूं समझिए कि पटना हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, या तो प्रोहिबिशन जारी करेगा या फिर सरसरी जारी करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रोहिबिशन और सरसरी कब जारी किया जाता है, जब भी कोई न्यायिक संस्था, जब भी हमारे देश का कोई न्यायिक संस्था अपने क्षेत्र से, अपनी सीमाओं से बाहर निकल करके काम करता है। उसका जो लिमिट था, अगर वो उस लिमिट से बाहर आकर के, अगर वो अपने लिमिट से आउट होकर के काम कर रहा है, लिमिट से बाहर आकर के काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है कि भाई आप अपने दायरे में काम कीजिए, दायरे से बाहर मत आइए। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, प्रोहिबिशन कब और सरसरी कब। ठीक है, तो एक होता है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे दो तरह की बातें हो सकती है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें दो बातें हो सकती है। क्या क्या, ये जो ए नाम का व्यक्ति था, जब इसके ऊपर मामला चल रहा था समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हो सकता है कि इसको तभी पता चल जाए जब डिसीजन हुआ नहीं था उसके खिलाफ। ये जो 10 वर्ष का इम्प्रिजमेंट इसको मिल गया है, अभी मान लेते हैं कि डिसीजन हुआ नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि जब ये केस चल रहा था उसी वक्त, जब ये केस ऑनगोइंग था उसी वक्त ए को पता चल गया कि भाई समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो ये पावर ही नहीं है कि वो इस केस पे सुनवाई करे, तो ये सुनवाई क्यों कर रहा है। तो ये तभी क्या करेगा, यहाँ से निकल कर सीधा आ जाएगा पटना हाई कोर्ट, कहेगा सर देखिए समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरे साथ क्या कर रहा है, इसका तो पावर नहीं है इस केस पे सुनवाई करने का, फिर भी सुनवाई कर रहा है। तो पटना हाई कोर्ट कहेगा हाँ सही बात है, इसका तो पावर ही नहीं है, ये एक रीट जारी करेगा, उसका नाम होगा प्रोहिबिशन। क्या नाम होगा इसका बच्चे, प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन के द्वारा क्या कहेगा समस्तीपुर हाई कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट कहेगा कि भाई आपका ये क्षेत्र नहीं है, आप इस केस को छोड़िए और हमको केस भेजिए। ठीक है, ये केस फॉरवर्ड करने के लिए कहेगा अपने पास, और इसको कहेगा कि आप अपना जो केस चला रहे हैं ऑनगोइंग है, इसे स्टॉप कीजिए। ओके, तो दो तरह की स्थितियां हो सकती है। पहला कि जब केस चल रहा है, जब केस ऑनगोइंग है, तभी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई उसके खिलाफ जिस केस में मुकदमा, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो इस केस का सुनवाई करे। और दूसरा कि उसको डिसीजन हो गया, केस का डिसीजन हो चुका है, ठीक है, उसको सजा सुनाया जा चुका है, तब उसको पता चला कि भाई इस कोर्ट के पास तो इस काम को करने का पावर ही नहीं था, है ना। तो जैसे हम लोग कभी, जब हम लोग छोटे थे तो ट्रेन में चढ़ते थे तो हम लोग इतने डरे हुए होते थे कि आरपीएफ को भी हम लोग टिकट दिखाने, आरपीएफ को हम लोग टिकट निकाल के रेडी रहते कि सर टिकट देख लीजिए। ठीक है, फिर धीरे समझ में कि आरपीएफ का वो काम नहीं है, आरपीएफ का वो लिमिट ही नहीं है कि वो हमारा लिमिट में है, वो अपने उसका दूसरा काम है। उसका ये काम नहीं कि वो टिकट चेक करे, टिकट चेक करने का काम तो टिकट कलेक्टर का होता है ना, तो टिकट कलेक्टर को ही हम दिखाएंगे। तो वही बात है बच्चे कि अगर यहाँ पे केस का डिसीजन हो गया तब क्या करेंगे, और केस का डिसीजन अभी हुआ नहीं है, केस चल ही रहा है, तभी हमको पता चल गया कि इस कोर्ट का ये पावर है, तब क्या करेंगे। तो जब केस चल ही रहा है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इस स्थिति में आपको पता चल गया है कि ये इसके क्षेत्र के बाहर का काम है, इसके लिमिट से बाहर का काम है, लिमिट से आउट का काम है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओगे और वहां से जो रीट जारी होगा उसका नाम होगा बच्चे प्रोहिबिशन। उसका नाम क्या होगा, प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध, मना कर देगा कि आप अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर ये काम मत कीजिए। और एक होता है कि डिसीजन जब हो गया, 10 वर्ष का सजा इसे सुना दिया गया, तब इसको पता चला, ये फिर से जाएगा पटना हाई कोर्ट, कहेगा देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो हमको सजा सुना दिया जबकि उसके क्षेत्र का था भी नहीं। तो फिर क्या होगा, अब पटना हाई कोर्ट जारी करेगा सर्स्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे जारी किया जाएगा सर्स्योरी, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण, और इसके द्वारा जो सुनाया हुआ फैसला है उस डिसीजन को यहीं पे कर्टाइल किया जाएगा, डिसीजन को कर्टाइल कर दिया जाएगा बच्चे। और फिर से सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, फिर से सुनवाई होगी इसकी हाई कोर्ट में, और वहां पे देखा जाएगा कि सच में वो दोषी है या नहीं है। ठीक है, अगर दोषी होगा तो फिर से सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ओके, तो ये बातें थी। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया बच्चे, 4 तरह के रीट को आप लोगों ने अभी तक समझ लिया, ध्यान से समझिए। पहला क्या था, पहला था आपका बच्चे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या कहता है कि विद द बॉडी, अगर किसी को इलीगली तरीके से डिटेन किया गया है तो जल्दी से आप उसे ढूंढ करके मेरे सामने पेश कीजिए। ओके,
दूसरा क्या था बच्चे, दूसरा था मैंडामस। मैंडामस में क्या था, मैंडामस में क्या था कि कोई भी अथॉरिटी अगर अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट कर्टाइल हो रहा है। अब रिट की बात है तो फंडामेंटल राइट तो कर्टाइल होगा ही, तभी तो रिट इशू होगा ना, तो ये तो हर बात में छिपा हुआ है, हम बोले या ना बोले। तो कोई भी अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रहा है तब ये रिट जारी होगा कि भाई अपना डू योर ड्यूटी, ठीक है, डू योर ड्यूटी। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपना काम करो, बिल्कुल काम करो अपना, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ पे सामने आएगी। तीसरा क्या था बच्चे, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में हमने आपसे क्या बताया कि अगर कोई केस चल रहा, सबसे पहली बात कि प्रोहिबिशन किसी के खिलाफ जारी, क्या किसी भी अथॉरिटी के पास तो नहीं, सिर्फ जुडिशियल जो अथॉरिटी होंगे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ जारी किया जा सकता है। कौन कौन सा, तीसरा और चौथा। चौथा क्या था हमारा, सर्टियोरी, ठीक है। तो सर्टियोरी ये और मतलब आफ्टर डिसीजन, यहाँ पे मैं देता हूँ आफ्टर डिसीजन, आफ्टर डिसीजन। और ये क्या था, ऑनगोइंग केस, ऑनगोइंग। प्रोहिबिशन जब ऑनगोइंग केस में आपको पता चलता है कि भाई इस कोर्ट की, इस जुडिशियल अथॉरिटी के पास इसे पावर नहीं है कि इसका सुनवाई करे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जारी होता है प्रोहिबिशन। और अगर केस का डिसीजन हो गया है तब आपको पता चलता है कि ये तो इसका पावर ही नहीं था, इस कोर्ट के पास फिर भी इसने डिसीजन सुना दिया, तो यहाँ पे सर्टियोरी। अगर डिसीजन हो चुका है तो सर्टियोरी जारी होगा, तो हाई कोर्ट हो तो हाई कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को खारिज करके फिर से सुनवाई करेगा, ओके। और अगर प्रोहिबिशन जारी करता है तो नीचे वाले के कोर्ट का कार्रवाई को रोक करके केस अपने पास मंगवाएगा, ठीक है। ये 4 तरह के रिट के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। अब 5वां एवं लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, ये काफी आसान है, क्यों वारंटो। क्यों वारंटो को बोलते बच्चे अधिकार परीक्षा हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है, अधिकार का मतलब बाय विच अथॉरिटी, क्यों वारंटी को हिंदी बोल सकते हो, बाय विच अथॉरिटी, आप इस पोस्ट को किस तरीके से धारण किए हो, आप हमको जवाब दो, बाय विच अथॉरिटी, ठीक है। मतलब आप यूं पूछ सकते हो कि भाई आप यहाँ के कलेक्टर हो, आप यहाँ के अगर कलेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो बाय विच अथॉरिटी, कैसे आप यहाँ के कलेक्टर, आप मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। और कहाँ से जवाब मांगो, जाके डीएम से मांगोगे, बोलोगे भाई हम क्यों वारंटो आप पे करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप कहाँ जाओगे, फिर से रिट है ना, तो रिट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप कह सकते हो कि भाई हमको ये बताइए, हमारे रिट को मतलब एक रिट जारी कीजिए, आप आवेदन दोगे कि आप एप्लीकेशन दोगे कि सर एक रिट जारी किया जाए, जिसमें हमको पता करना है कि कोई एक्स नाम का आदमी बाय विच अथॉरिटी वो वाइट पोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पोस्ट पे बैठा है, किसी गलत तरीके से किसी सीट को पाया है, तो आप जाकर के केस कर दो ना, आप जाकर के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर के केस कर दो, ठीक है। इससे आप जो है सो रिट जारी करवा सकते हो कि भाई कोई एक्स नाम का व्यक्ति किसी वाई नाम के पोस्ट पे बाय विच अथॉरिटी किस तरीके से बैठा है, क्यों बैठा हुआ है, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा बाय विच अथॉरिटी। तो आज की वीडियो में काफी अच्छे तरीके से आपने रिट्स के बारे में पढ़ा। फिर जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों ने अभी तक बेहतर तरीके से समझा क्या क्या हैबेस कॉर्पस के बारे में समझा, और फिर आपने समझा हैबेस कॉर्पस के बारे में समझा, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, और 5वां और लास्ट जो हमारा था वो था क्यों वारंटो। तो इन 5 तरह के रेटों के बारे में हम लोगों ने समझा। और फिर जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।